हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन एंड मूवमेंट्स में इलेक्शन साइकिल की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी बड़ी कंट्री में बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सकती है? इसका आंसर है नो। एक और क्वेश्चन उठता है, क्या इलेक्शन का मतलब सिर्फ वोटिंग होता है? इसका भी आंसर है नो। इन सभी बातों की क्लैरिटी के लिए हमें समझना होगा कि इलेक्शन साइकिल क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्शन साइकिल आखिर होती क्या है। इलेक्शन साइकिल एक कंप्लीट प्रोसेस होती है किसी भी इलेक्शन को कंडक्ट कराने की। इस पूरी प्रोसेस में अनाउंसमेंट ऑफ एन इलेक्शन से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक की एक पूरी प्रक्रिया होती है। और ये प्रोसेस जो होती है ये एंश्योर करती है कि एक स्ट्रक्चर्ड एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस हो, क्योंकि तभी तो सही मायनों में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी। इस इलेक्शन साइकिल को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्री इलेक्शन, आफ्टर दैट कैंपेनिंग, इसके बाद इलेक्शन डे एंड लास्टली पोस्ट इलेक्शन। वन बाय वन इन सभी फेसेस को डिटेल में समझते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्री इलेक्शन फेज की। प्री इलेक्शन फेज में अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन आता है और उसकी प्लानिंग आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर के लेवल पर, स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट के लेवल पर किसी भी राज्य में या फिर लोकसभा के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक पूरी प्लानिंग बनाता है, उसकी अनाउंसमेंट करता है, वो डेट्स बताता है जब वोटिंग होगी, यानी कि एक पूरी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग इलेक्शन कमीशन मीडिया के सामने रखता है, जिसके द्वारा सभी सिटीजन को उसके बारे में पता चलता है। पॉलिटिकल पार्टीज इसी दौरान अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन बताती हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डिफरेंट पार्टीज अपने कैंडिडेट के बारे में बताती है कि कौन सी विधानसभा से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा। वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक काम यह भी है कि वो वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करे। एक स्पेसिफिक डेट तक जो भी सिटीजन 18 इयर्स या अबोव 18 इयर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि वो वोटिंग कर सकें। ये बात हुई प्री इलेक्शन फेज की। इसके बाद आता है कैंपेनिंग फेज। कैंपेनिंग फेज में पॉलिटिकल कैंपेन होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग फेज होता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं सिटीजन्स को अपने पक्ष में लाने की। कैसे? वो डिबेट्स करती हैं, डिस्कशंस करती हैं। अक्सर प्राइम टाइम शोज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं या उनके सदस्य होते हैं जो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा जनता के सामने रखते हैं। पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, बड़े बड़े नेता आकर सिटीजन्स को बताते हैं आखिर क्यों उनकी पार्टी को वोट देना चाहिए। इसी दौरान फंड रेजिंग भी होती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट पॉलिटिकल प्रचार के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उनके और भी काफी खर्चे होते हैं जो फंड रेजिंग से ही पूरे हो सकते हैं। तो इस फेज में पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर हॉट डिबेट्स कर एजेंडे को सामने रखकर जनता को तैयार करती हैं कि उनके पक्ष में वो वोटिंग करें। और फिर आता है इलेक्शन डे। इलेक्शन डे हम देख पा रहे हैं कि एक पार्ट है पूरी इलेक्शन साइकिल का, जो हमने अपने सेशन के स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या इलेक्शन का मतलब सिर्फ वोटिंग होता है। हमने कहा था नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसका एक पार्ट होता है। आखिर इस फेज में होता क्या है? इसमें वोटिंग होती है। ये वोटिंग विंटर्स में अक्सर 8 AM से शुरू होती है, समर में 7 AM से शुरू होती है। वोटर्स जाते हैं अपने डेजिग्नेटेड
प्लेस पर जो इलेक्शन कमीशन उन्हें बताता है वहां जाकर वो वोटिंग करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ईवीएम के थ्रू वोटिंग की जाती है और इसी दौरान पोल मॉनिटरिंग भी होती है। आखिर क्यों होती है पोल मॉनिटरिंग? ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पूरी प्रोसेस की बनी रहे। ये देखा जाता है कि क्या पूरी प्रोसेस को कोई गलत तरीके से प्रभावित तो नहीं कर रहा है। तो पोल मॉनिटरिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरी इलेक्शन साइकिल का। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम देखते हैं ईवीएम में एक ऑप्शन होता है नोटा, नन ऑफ द अबोव, जो सबसे नीचे होता है अक्सर ईवीएम में। ये वोटर्स को एक ऑप्शन देता है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई कैंडिडेट उन्हें नहीं है पसंद तो वो सिंबलाइज कर सके नोटा के द्वारा। लास्ट फेज, पोस्ट इलेक्शन फेज। इस फेज में वोट काउंटिंग होती है। जब इलेक्शन कमीशन ये बताता है कि किस तारीख को मतदान होगा, उसी दिन यह भी बताता है कि वोट काउंटिंग किस दिन होगी। वोट काउंटिंग के दौरान ये पता चलता है कि किस कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली हैं, क्योंकि जैसा बताया गया आजकल ईवीएम से वोटिंग होती है तो लगभग 2 या 3 बजे तक या फिर शाम तक ये क्लियर हो जाता है कि आखिर कितने परसेंट वोट हुई हैं और किस कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, विजेता कैंडिडेट का सभी को पता चल जाता है। और फिर होता है पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस। पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस के दौरान यह पता चलता है कि आखिर अगर अधिक मतदान हुआ तो उसके क्या कारण हैं, या फिर कम मतदान हुआ तो उसके क्या कारण हैं। यह भी पता चलता है कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितनी परसेंट वोट्स मिली हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट होता है पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। और इसके बाद होता है ट्रांजिशन ऑफ पावर। यहां पर अगर सत्ताधारी दल हार चुका है तो फिर वो इस्तीफा देकर एक नई गवर्नमेंट आती है और वो वोट टेकिंग प्रोसेस पूरी करती है और ट्रांजिशन ऑफ पावर पूरा होता है। तो ये हमने समझा कि 4 इलेक्शन फेजेस किस तरह से काम करते हैं। आइए अब जरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि इलेक्शन साइकिल्स डिफरेंट कंट्रीज में कैसे वर्क करती हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। ऐसे ही लोकल इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शन भी अलग अलग समय पर होते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। तो हमने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज में इलेक्शन साइकिल्स टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकता है। आइए अब जरा ये समझें कि आखिर फेयर इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिर्फ इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं है, बल्कि फेयर इलेक्शन होना। क्योंकि फेयर इलेक्शन इंश्योर करते हैं किसी भी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को। आखिर क्यों हम किसी प्राइम मिनिस्टर की बात मान लेते हैं, क्यों किसी प्रेसिडेंट की बात मान लेते हैं? क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी होती है और लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश होती है फ्री इलेक्शन से। ये प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेटिक राइट्स को। कैसे? क्योंकि हर इंडिविजुअल वोट देता है और उसकी वोट का वेट भी इक्वल होता है। यानी कि कोई रिच है या पुअर है, किसी भी कास्ट का है, क्रीड का है, कलर का है, सभी की वोट का वेट होता है एक। तो हम देखते हैं कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ये इलेक्शंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एनकरेज करते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन को। हमने देखा कैंपेनिंग फेज के दौरान सिटीजन्स जागरूक होते हैं पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर। वोटिंग डे वाले दिन वो वोट करते हैं तो वो एनकरेज होते हैं। और यही तो होती है डेमोक्रेसी, जब सभी लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये प्रिवेंट करता है करप्शन और फ्रॉड को, क्योंकि फेयर इलेक्शन से सभी पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल बनती हैं। तो कोई भी फ्रॉड या किसी भी तरह का करप्शन करेगा तो उसे डर लगता है कि फिर जनता उसको वोट नहीं करेगी। तो ये हमने समझा
कि क्यों फेयर इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के टास्क की। आपको रिसर्च करनी है हाउ डज द इलेक्शन साइकिल इंपैक्ट किसी भी कंट्री के वोटर टर्नआउट के ऊपर और उसकी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के ऊपर। इसके बारे में चर्चा कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।